Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 25 of software project management. In the last lecture हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम मैनेजमेंट को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना शुरू किया था कि अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। उसमें हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स को डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट का फॉर्मेट होता है, ठीक है, फिर वो फॉर्मेट आप किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, उस फॉर्मेट के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उन तमाम को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टीम बिल्डिंग का है कि हम टीम बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे कि जो आपकी टीम बिल्डिंग है हम उसको किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं। तो हम बिफोर स्टार्ट दैट लेक्चर फर्स्ट हम देखते हैं वर्ड्स ऑफ विजडम। एज अडल्ट आवर चॉइसेस आर अनलिमिटेड इवन इन द वर्स्ट ऑफ circumstances we could make several choices. Remember, to be free is to be free to choose, make a wise choice. Say ye shall not be questioned as our sins, nor shall we be questioned as to what you do. Al-Quran 34:25. तो वर्ड्स ऑफ विजडम के बाद हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं टीम बिल्डिंग। बेसिकली जो हमारे पास फैक्टर्स हैं किसी भी टीम को बिल्ड करने के लिए, हमने लास्ट टाइम जो अपना लेक्चर जहाँ पे एंड किया था वो हमने टीम बिल्डिंग के ऊपर एंड किया था कि टीम बिल्डिंग किस तरीके से हो सकती है, टीम बिल्डिंग में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। और देखिए हमने ये कहा था कि लास्ट लेक्चर में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रोजेक्ट का जो सक्सेस है वो पीपल, ओनली पीपल एंड ओनली पीपल, वो सिर्फ अच्छे लोग हैं। अगर आपकी टीम में गुड पीपल हैं, ठीक है, गुड गवर्नेंस है, तो वो आपका प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी टीम के जो लोग हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली जो मैच्योर नहीं है, प्रॉपर काम नहीं कर रहे, लेग पुलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो टूवर्ड्स फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो अब हमारे पास जो टीम बिल्डिंग है इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो टीम कंपोजिशन है, ठीक है, फिर हमारे पास टीम, ठीक है, टीम की कम्युनिकेशन है, टीम की ऑर्गेनाइजेशन है, कोहेसिवनेस है, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स की बेस के ऊपर हम अपनी टीम बिल्ड कर रहे होते हैं। अब टीम को कंपोजिशन किस तरीके से की जाती है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, कम्युनिकेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, टीम को ऑर्गेनाइज किस तरह किया जा सकता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं टीम बिल्डिंग या टीम कंपोजिशन से। ए टीम कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स विद द सेम पर्सनैलिटी कैन बी प्रॉब्लमेटिक। देखें, अगर आपकी जो टीम है उनकी सेम पर्सनैलिटी है, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम नॉलेज है, सेम एक्सपीरियंस है, तो वो आपके लिए आपके प्रोजेक्ट में आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आपका नॉलेज में, आपका एक्सपर्टीज़ में, आपका सैलरी में एक प्रोजेक्ट में सारे लोग एक तरह के हैं तो वो हर एक दूसरे का बॉस बनने की ट्राई करता है। और जब वो कहता है कि नहीं ये जो मेरा डिज़ाइन है ये बेहतर है, दूसरा कहता है नहीं जो मेरा डिज़ाइन है वो बेहतर है, तीसरा सिस्टम एनालिस्ट कहता है कि जो मेरा डिज़ाइन है वो बेहतर है, तो वहाँ पे आपके पास कन्फ्लिक्ट आता है। जब कन्फ्लिक्ट आता है, थॉट्स के अंदर आपका कन्फ्लिक्ट आता है, तो वो जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका फेलियर रेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक तो जो हम अपनी टीम को कंपोज करते हैं उसमें अगर जो सेम पर्सनैलिटी है वो हमें ट्राई करनी चाहिए कि इस तरह की जो हमारी प्रोजेक्ट टीम हो, जो हम अपनी हायरिंग करें वो सेम पर्सनैलिटी की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देयर आर 3 थिंग्स इन द टीम कंपोजिशन। नंबर 1 इज़ दैट टास्क ओरिएंटेड, नंबर 2 इज़ दैट सेल्फ ओरिएंटेड एंड थर्ड इज़ इंटरेक्शन ओरिएंटेड। ये 3 फैक्टर्स हैं। हम जब अपनी टीम को कंपोज कर रहे होते हैं तो हम ये 3 फैक्टर्स देखते हैं, यानी एक तो हमारे पास टास्क ओरिएंटेड है, एक हमारे पास सेल्फ ओरिएंटेड है और एक हमारे पास इंटरेक्शन ओरिएंटेड है। ये जो 3 टास्क हैं हम इन 3 टास्क को देखते हैं कि टास्क ओरिएंटेड क्या होता है, फिर सेल्फ
ओरिएंटेड क्या होता है और फिर आपके पास इंटरेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। ये भी हम जो 1 बाय 1 इन 3 टास्क को देखते हैं। लेकिन जो फर्स्ट है वो और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये वो 3 फैक्टर्स हैं कि जो ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट हैं। देखें, जो आपके पास टास्क ओरिएंटेड है, एवरीवन वांट्स टू डू देयर ओन थिंग। देखें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके प्रोजेक्ट में हर आदमी ये चाहता है कि जो वो सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है, इसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए, इसकी कोडिंग में ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, एसडीएल मॉडल ये चूज़ करना चाहिए, टेस्टिंग इन टूल से करनी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस इस तरह चेक करनी चाहिए। हर आदमी अपनी एक राय देना चाहता है और वो ये चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए। जब आपका पर्सनैलिटी जो है सेम पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, तो वो अगर एक मैनेजर या एक टीम लीडर कहता है कि नहीं इस तरह हो, दूसरा कहता है नहीं इस तरह हो, तो डेफिनेटली हम वो सारे आइडियाज़ को तो लेके चल नहीं सकते। किसी एक का डिज़ाइन नहीं हम फॉलो करेंगे, तो वहाँ पे इश्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं। इश्यूज़ इसलिए आ जाते हैं कि जब आप हर बंदा अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझने लग जाता है और वो अपने डिज़ाइन में फोकस करता है, तो वो उसको उस क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा होता, वो अपने कुलीग से पॉइंट ऑफ व्यू देखता है। अच्छा, ये इसमें ये कमी डाल देगा तो मैं इसको यूँ करूँगा। तो वो जो क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव होता है, जो एंड यूज़र का ऑब्जेक्टिव होता है, वो जहन से ही निकल जाता है कि आपने एट द एंड ऑफ डे बनाना क्या था, डिलीवर क्या करना था। तो इसलिए एक तो हमें जो सेम पर्सनैलिटी है उसके जो इश्यूज आते हैं उसको थोड़ा देखना चाहिए। अब इसमें नंबर 1 इज दैट टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड क्या है कि एवरीवन वांट्स टू डू देयर ओन थिंग। हर आदमी ये चाहता है कि वो अपनी चीज़ें जो है खुद से करे। जो वो चाह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, जो दूसरा बंदा चाह रहा है वो टास्क बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, उस तरीके से वो उसको रन नहीं करना चाहता। तो ये हो गया टास्क ओरिएंटेड। बेसिकली टीम कंपोजिशन के जो 3 मेजर जो पार्ट्स कह सकते हैं, नंबर 1 दैट इज टास्क ओरिएंटेड। अब सेल्फ ओरिएंटेड क्या है? एवरीवन वांट्स टू बी द बॉस। जो मैंने अभी बात की है, हर बंदा ये कहता है कि मैं सीनियर हूँ, ये सारे लोग मुझे रिपोर्ट दें, ठीक है, मैं इनको मैनेज करूँ, मैं इनकी मॉनिटरिंग करूँ, मैं इनकी ECRs लिखूँ, ठीक है, मैं इनको बोनसेस दूँ। ये हर एक, ये बाय नेचर जो पावर की जो ग्रेडियसनेस होती है वो हर एक बंदे में होती है। तो अब ये जो सेल्फ ओरिएंटेड है, इसमें एक ये बड़ा इशू है कि हर आदमी उस प्रोजेक्ट को कमांड करना चाहता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक प्रोजेक्ट में 1 या 2 ही प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप प्रोजेक्ट मैनेजर रखेंगे तो उनका अपना ही जो कन्फ्लिक्ट है हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ही दूर करते रहेंगे। हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली नहीं लेके जा सकते और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास सेल्फ ओरिएंटेड में क्या हुई डेफिनेशन की एवरीवन वांट्स टू बी द बॉस। इंटरेक्शन ओरिएंटेड, टू मच चैटिंग नॉट एनफ वर्क। जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो आप बस डिस्कशन पे डिस्कशन किए जा रहे हैं, मीटिंग्स किए जा रहे हैं। अच्छा, ये यूं हो जाएगा, ये इस तरह कर लेंगे, इसका डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए, इसमें ये टेक्निक लगानी चाहिए, पहले एक बंदे ने किया था उसमें ये मसले आ गए थे, अब हम इस सॉफ्टवेयर को करेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। हर एक डिस्कशंस में टाइम ज़ाया करना शुरू कर देता है। जो एक्चुअली वर्क होता है, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होता है, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी होती है, उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड ही नहीं कर रहे होते। तो उसमें यानी टू मच चैटिंग नॉट एनफ वर्क है। तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, एक टास्क ओरिएंटेड हो गया, एक सेल्फ ओरिएंटेड हो गया और एक आपके पास इंटरेक्शन ओरिएंटेड हो गया। ये 3 पैरामीटर्स हैं, हम इनके ऊपर अपना फोकस कर रहे होते हैं। एन इफेक्टिव टीम एज अ बैलेंस ऑफ ऑल टाइप्स, कि जो एक आपकी अच्छी टीम होती है, जो आपकी इफेक्टिव टीम होती है, जो आपकी एक प्रोडक्टिव टीम होती है, वो बैलेंस करती है। इन तमाम चीज़ों को बैलेंस होना चाहिए। अगर वो टास्क ओरिएंटेड भी नहीं होगी, सेल्फ ओरिएंटेड भी नहीं होगी, इंटरेक्शन ओरिएंटेड भी नहीं होगी, तो ये आपने उसको बैलेंस करके रन करना है। दिस कैन बी डिफ़िकल्ट टू अचीव एज कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर ऑफन टास्क ओरिएंटेड। ठीक है, कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। हमने टास्क ओरिएंटेड की डेफिनेशन क्या देखी है कि एवरीवन वांट्स टू डू देयर ओन थिंग। ठीक है, कि जो भी आदमी है वो हर आदमी अपना टास्क जो है
वो खुद से करना चाहता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये डिफ़िकल्ट है हमारे पास कि एन इफेक्टिव दिस कैन बी डिफ़िकल्ट टू अचीव एज कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर ऑफन टास्क ओरिएंटेड, कि वो टास्क ओरिएंटेड हो जाएं। इंटरेक्शन ओरिएंटेड पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे कैन डिटेक्ट एंड डिफ्यूज टेंशन दैट अराइज। ठीक है, यानी जो इंटरेक्शन उनका एक बेनिफिट भी है, बेनिफिट या एडवांटेज ये है कि जो प्रोजेक्ट में टेंशन्स हो जाती हैं, जो आपका माइंड मॉफ हो गया जी अब हम आगे किस तरह लेके चलेंगे, तो डिस्कशन से, चैटिंग से आपको नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, जो आइडियाज़ आप उनके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन ओरिएंटेड पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे कैन डिटेक्ट एंड डिफ्यूज टेंशन्स दैट अराइज। अब नेक्स्ट जो है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस के अंदर जो आपके पास डज ग्रुप थिंक ऑफ इटसेल्फ एज अ टीम, क्या वो जो ग्रुप है वो ये सोचता है कि वो खुद से एक टीम है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान में आता है कि डज ग्रुप थिंक ऑफ इटसेल्फ एज अ टीम। In a cohesive team, members consider the group to be more important than any individual in it। ठीक है, कि यानी जो आपके पास cohesive team है, इसमें जो members हैं, ठीक, members consider the group to be more important, यानी उसके लिए ज़्यादा important है than any individual in it। इसके डिफरेंट एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। राइट नो हम अभी इसके एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है दैट इज़ टीम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैन बी डेवलप। ठीक है, यानी फर्स्ट ये है कि कोहेसिवनेस के अंदर जो हमारे पास क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो टीम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं कैन बी डेवलप, वो हो सकते हैं। टीम मेंबर्स वर्क क्लोजली टुगेदर, ठीक है, वो क्लोजली एक साथ काम कर सकते हैं। बाय इग्नोरेंस आर रिड्यूस्ड। ठीक है, टीम मेंबर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड गेट टू नो ईच अदर वर्क्स। देखें, अगर एक वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट है, एक डेटाबेस में एक्सपर्ट है, वेब वाला डेटाबेस से लर्निंग कर सकता है और डेटाबेस वाला वेब से कर सकता है, तो इस तरीके से वो अगर आपस में टुगेदर काम करते हैं, एक साथ समझते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ करेगा, नॉलेज भी इंक्रीज़ करेगा और वो उस प्रोजेक्ट के लिए भी बेहतर होगा। वो जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट भी ज़्यादा सक्सेसफुली की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। Egoless programming, where members strive to improve each other program can be practiced। ठीक है, कि जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के इश्यूज आते हैं। देखिए, सिस्टम एनालिस्ट अपना काम कर रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर कोडर्स होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, टेस्टिंग टीम अपनी होती है, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम अपनी होती है, डिप्लॉयमेंट की टीम अपनी होती है। तो जो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हम इस तरीके से अगर एक साथ टुगेदर काम करते हैं तो हम अपनी प्रोग्रामिंग के जो मेथड्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट ये है कि टीम क्वालिटी स्टैंडर्ड कैन बी डेवलप्ड। सेकंड है कि टीम मेंबर्स वर्क क्लोजली टुगेदर। ठीक है, थर्ड है कि टीम मेंबर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड गेट टू नो ईच अदर वर्क। फोर्थ है ईगोलेस प्रोग्रामिंग, where members strive to improve each other's program can be practiced। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है, जो हम यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर। अब हम कोहेसिवनेस को कि डेवलपिंग के बारे में कोई बात करते हैं कि हाउ वी कैन डेवलप। ठीक है, व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोहेसिवनेस, why we need cohesiveness। ठीक है, cohesiveness is influenced by factors such as the organization culture and the personalities in the group। ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन है कि जो आपके पास cohesiveness है is influenced by factors, उन factors का influence है such as the organization culture, जो आपकी organization है उसकी tradition क्या है, उसकी culture क्या है, एंड किस टाइप की पर्सनैलिटीज़ हैं आपके ग्रुप में जो उस प्रोजेक्ट को कर रही हैं, जो उस पर काम कर रही हैं। तो जो आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो किस टाइप की पर्सनैलिटीज़ हैं
किस टाइप का आपका ग्रुप है, किस तरीके का वो काम कर रहे हैं, ये हम सारे का सारा देखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चननेस कैन बी इनकरेज थ्रू सोशल इवेंट्स, जो आपके सोशल इवेंट्स होते हैं इसके थ्रू, मीटिंग्स हैं, पार्टीज हैं, ठीक है, उसमें हम यानी इसको बेहतर कर सकते हैं। डेवलपिंग अ ग्रुप आइडेंटिटी एंड टेरिटरी, हम एक ग्रुप आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हैं। एक्सप्रेसली टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ की, जो आपकी टीम बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं। तो ओपननेस विद इंफॉर्मेशन इज़ अ सिंपल वे ऑफ इंश्योरिंग ऑल ग्रुप मेंबर्स फील पार्ट ऑफ द ग्रुप, यानी जो आपके पास ओपननेस है, ठीक है, विद इंफॉर्मेशन इज़ अ सिंपल वे ऑफ इंश्योरिंग ऑल ग्रुप मेंबर्स फील पार्ट ऑफ द ग्रुप, की आपकी ओपननेस है। टीम लॉयल्टीज क्या हैं कि टीम मेंबर्स टेंड टू बी लॉयल टू कोहेसिव टीम, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, वो टेंड करते हैं टू बी लॉयल टू कोहेसिव टीम। टीम लॉयल्टी प्रॉब्लम्स क्या हैं कि क्या क्या टीम लॉयल्टी के प्रॉब्लम्स हैं। इरेशनल जो आपकी रेजिस्टेंस होती है टू वर्ड लीडरशिप चेंज। ग्रुप थिंक इज व्हेन क्रिटिकल एबिलिटीज ऑफ टीम मेंबर्स आर, ठीक है, eroded बाय टीम लॉयल्टीज। तो ये अब जो आपके पास टीम कोहेसिवनेस है, या जो टीम आपकी टीम बिल्डिंग्स हैं, ये उसके पैरामीटर्स हैं। अब हमारे पास टीम कम्युनिकेशन की बात आ गई कि जो हमारे पास टीम कम्युनिकेशन है, गुड कम्युनिकेशन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ग्रुप वर्किंग। देखें जो भी आपकी ग्रुप्स बनती हैं, देखें आपके पास जब एक सॉफ्टवेयर हाउस रन हो रहा होता है तो डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी हम अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हमने एक ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो एक आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की टीम होगी, एक उसकी डेटाबेस डिज़ाइनिंग की टीम होगी, एक उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम होगी, एक क्वालिटी की टीम होगी। तो उनका आपस में कम्युनिकेशन मेथड क्या है। अगर उनकी आपस में गुड कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, तो वो टुवर्ड्स प्रोजेक्ट फेलियर है, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट है उसके फेल होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए जो आपके पास गुड कम्युनिकेशन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ग्रुप वर्किंग। जो आपके ग्रुप्स काम कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किस तरह कर रहे हैं, उसको एनालाइज किस तरह कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग किस तरह कर रहे हैं, उसकी डिबगिंग किस तरह कर रहे हैं, ठीक है, उसको एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किस तरह कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं कि गुड कम्युनिकेशन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ग्रुप वर्किंग। जो आपकी गुड कम्युनिकेशन है वो एसेंशियल होती है फॉर इफेक्टिव ग्रुप वर्किंग के लिए। इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्सचेंज ऑन द स्टेटस ऑफ वर्क, डिज़ाइन, डिसीजन एंड चेंजेस टू प्रीवियस डिसीजंस। कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो मस्ट बी एक्सचेंज होनी चाहिए ऑन द स्टेटस ऑफ वर्क, जो आपका वर्क है, जो आपका डिज़ाइन डिसीजंस हैं, एंड चेंज टू प्रीवियस डिसीजन, जितने आपकी प्रीवियस डिसीजन उनको चेंज करना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन आल्सो स्ट्रेंथ्स ग्रुप कोहेजन एज इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारी इंफॉर्मेशन है मस्ट बी एक्सचेंज ऑन द स्टेटस ऑफ वर्क। देखें जो आप अपना काम कर रहे हैं, आपने कितना काम कंप्लीट कर लिया, आपकी ट्रैकिंग क्या हो रही है, आपकी वर्क की नेचर क्या है, जो आपकी डिज़ाइन की डिसीजंस हैं कि आपने कौन सी मेथडोलॉजी लगाई है, कौन सी टेक्निक लगाई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का उस तरह चूज़ किया है, ठीक है, आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किस तरह की है, ठीक है, आपने उसकी एसआरएस किस तरह फाइंड की है, आपने उसकी डीएफटी किस तरह बनाई है, आपने उसकी एक्टिविटीज़ कितनी फाइंड की हैं, आपने उसके टास्क कितने फाइंड किए हैं, आपके पास उसके सब एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, आपके कौन कौन से डिसीजंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप देख रहे होते हैं अपनी गुड कम्युनिकेशन के अंदर। कि जो गुड कम्युनिकेशन है आल्सो स्ट्रेंथनेस ग्रुप कोहेजन एज इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हम जो बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्सचेंज, वो मस्ट एक्सचेंज होनी चाहिए ऑन द स्टेटस ऑफ वर्क, यानी जो आपका डिज़ाइन है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लाजमी चेंज होनी चाहिए। वो अगर आप चेंज नहीं करते तो जो आपके पास
प्रोजेक्ट है वो रन तो हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए गुड कम्युनिकेशन आल्सो स्ट्रेंथनेस ग्रुप कोहेजन एज इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, ये उस चीज़ को प्रमोट करती है। अब हमारे पास मैनेजर्स के क्या क्या टास्क हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, उसके क्या क्या टास्क हैं आपके पास, वो किन किन चीज़ों को उसको देखना चाहिए। नंबर 1 इज़ टीम बिल्डिंग, ठीक है, नंबर 2 इज़ टीम मोटिवेशन एंड 3rd इज़ टीम ऑर्गेनाइजेशन। कि जो आपका मैनेजर है उसके जो टास्क हैं, उसके फॉलोइंग टास्क हैं, वो टास्क कौन कौन से हैं। यानी जो फर्स्ट है वो टीम बिल्डिंग है, जो सेकंड है वो टीम मोटिवेशन है, और जो थर्ड है वो टीम की ऑर्गेनाइजेशन है। कि ये आपका एक जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है या एक सॉफ्टवेयर मैनेजर है या एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो वो कि उसने टीम किस तरह बिल्ड करनी है, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर उसने देखना है, टीम बिल्डिंग के क्या पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स को चेक करेगा, किस तरीके से वो डिसीजन लेगा। फिर टीम की मोटिवेशन क्या है कि वो अपनी टीम को किस तरह मोटिवेट, ठीक है, उसको मोटिवेट करता है, उसकी मोटिवेशन किस तरीके से होती है, क्या क्या पैरामीटर्स वो देखता है, ठीक है। और टीम की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होगी कि वो अपनी टीम को ऑर्गेनाइज किस तरह करेगा, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, किन किन चीज़ों के ऊपर आपकी टीम जो ऑर्गेनाइज होगी, ये आप देखेंगे टीम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखेंगे। तो हमारे पास जो मैनेजर टास्क हैं इसमें एक तो ये है कि हमने टीम बिल्डिंग किस तरह करनी है, सेकंड हमने टीम की मोटिवेशन किस तरह करनी है, और थर्ड हमने ये देखना है कि हमने टीम की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह करनी है। तो ये हमारे पास जो तीन जो इसमें टास्क हैं, एक तो टीम की बिल्डिंग है, एक हमारे पास टीम की मोटिवेशन है, और एक हमारे पास टीम की ऑर्गेनाइजेशन है। अब वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। देखें, जो टीम की मोटिवेशन है, एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मैनेजर इज टू मोटिवेट द पीपल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ही पंक्चुअल नहीं है, वो खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो टीम ने तो कुछ करना ही नहीं है। तो जो आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है, उसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, ऑफ मैनेजर इज टू मोटिवेट द पीपल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। कि जो लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनको वो किस तरीके से मोटिवेट करे। तो जो टीम मोटिवेशन है वो ये है कि एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ मैनेजर इज टू मोटिवेट द पीपल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। कि जो लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, ये उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से मोटिवेट करता है अपनी टीम को। Motivation is a complex issue, but it appears that there are different types of motivation based on basic needs, personal needs, social needs। यानी हमारे पास जो मोटिवेशन है कि देखें, जो आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अगर मोटिवेट करता है पीपल को, जी अगर आप ये टास्क जल्दी कर देंगे तो आपका ये इंसेंटिव होगा, ये एडवांटेज आपको दिए जाएगा, ये बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे, तो पीपल जो लोग उस पर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेंगे। मोटिवेशन इज़ अ कम्प्लेक्स इशू, ये कम्प्लेक्स इशू है, बट इट अपीयर्स दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन बेस्ड। अब हमारे पास एक बेसिक नीड्स है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी फूड है, सोना है, खाना पीना है, जो बेसिक नीड्स है इंसान की, ठीक है। किचन, आपने अपने फैमिली को किस तरह रन करना है। पर्सनल नीड है कि आपकी रिस्पेक्ट क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, आपको क्या कंपनी के अंदर आपको राइट्स दिए गए हैं, आपका कंपनी में स्टेटस क्या है, एंड सोशल नीड्स क्या है कि टू बी एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ अ ग्रुप, कि आप उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और किस तरीके से उसको पार्ट ऑफ ग्रुप बनाते हैं। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक बेसिक नीड्स हैं, एक पर्सनल नीड्स हैं, और एक आपकी सोशल नीड्स हैं। तो वी हैव थ्री पैरामीटर्स, वन इज दैट बेसिक नीड, सेकंड इज दैट पर्सनल नीड, एंड थर्ड इज दैट सोशल नीड। ये जो टीम मोटिवेशन है आपके पास, ये इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर बनाई जाती है। और सोशल नीड्स क्या है कि टू बी एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ अ ग्रुप, का जो आपका ग्रुप है, ठीक है, आप उसके किस तरह पार्ट बनते हैं, आप उसके साथ किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, वो आपके पास जो है सोशल नीड्स में आपकी बात आ जाती है। अब टीम मोटिवेशन के अंदर हम अगर देखेंगे पीपल नीड्स की हायरार्की क्या है, कि जो हमारे पास पीपल हैं उनकी जो एक
हायरार्की है। स्टीम नीड्स क्या है? नंबर 1 इज दैट, ठीक है, जो इसमें सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स हैं वो क्या क्या हैं। आप देखेंगे एक इसमें आपके पास स्टीम नीड्स आ रही हैं, देन सोशल नीड्स आ रही हैं, देन सेफ्टी नीड्स आ रही हैं, और आपके पास साइकोलॉजिकल नीड्स आ रही हैं। ये तमाम नीड्स हैं जो पीपल्स को ज़रूरत होती हैं, जो आपकी एक हायरार्की में काम कर रहे होते हैं। वो किस तरीके से देखें कि सबसे पहले आपकी स्टीम नीड्स हैं, फिर आपके पास आपकी सोशल नीड्स हैं, फिर आपके पास आपकी सेफ्टी नीड्स हैं, और फिर आपके पास आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। इन तमाम नीड्स के ऊपर आप बेस कर रहे होते हैं कि स्टीम नीड्स क्या हैं, फिर आपकी सोशल नीड्स क्या है। अब हमने आप स्टीम नीड्स को किस तरह लेके चलते हैं, सोशल नीड्स को किस तरह लेके चलते हैं, सेफ्टी नीड्स को किस तरह लेके चलते हैं, और अपने आप साइकोलॉजिकल नीड्स को किस तरह लेके चलते हैं। ये 4 आपकी नीड्स होती हैं, जिसमें स्टीम नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, और आपकी सेफ्टी नीड्स हैं, और आपके पास साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। इन तमाम नीड्स को हम देख के और इसको रन करके हम चल रहे होते हैं। अब हम इसी ग्राफ को डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि स्टीम नीड्स क्या हैं, सोशल नीड्स क्या हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, सेफ्टी नीड्स क्या हैं, एंड साइकोलॉजिकल नीड्स की क्या डेफिनेशंस हैं और वो क्या क्या हैं। सोशल क्या है कि प्रोवाइड जो आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं, अलाउ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि जो आपकी एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, और एक आपके पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल जो आपकी वे कंपनी के अंदर, ठीक है, और जो इनफॉर्मल होती है आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, ठीक है। एस्टीम रिकग्नाइजेशन ऑफ अचीवमेंट्स, कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको रिकग्नाइज किया जाए, बताया जाए कंपनी के अंदर कि इसने इतना काम किया है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये अचीवमेंट्स हैं, ये इसके अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो वो जो आपकी अचीवमेंट्स हैं आप उसको किस तरीके से रिकग्नाइज करते हैं। तो इस टीम के अंदर आपकी रिकग्नाइजेशन ऑफ अचीवमेंट्स हैं और एप्रोप्रिएट आपके रिवार्ड्स हैं, कि जितने भी आपके रिवार्ड्स हैं, ठीक है, वो हैं सेल्फ, ठीक है। अब सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर क्या है, आपकी ट्रेनिंग है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रेनिंग में क्या है कि पीपल वांट टू लर्न मोर, ठीक है, कि अब आपके पास डिफरेंट नई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है, नए टूल्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो जो आपके लोग हैं वो उन सॉफ्टवेयर को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, उन ट्रेनिंग्स को डिस्कस करें, ठीक है, हम उनको भेजें। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है, हमें खुद से रियलाइज करना चाहिए कि ये हमारे पास जो डेवलपर है ये सी शार्प में काम कर रहा है, सी शार्प का नया वर्जन आ गया, नया टूल आ गया, कंपनी उसको भेजे ताकि ये उसको ट्रेन होके आए, और वो डेफिनेटली आपकी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए बेहतर है। क्योंकि अगर आपके वर्कर्स टेक्नोलॉजी को स्टडी नहीं करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो भी प्रॉपर्ली फोकस नहीं हो सकती। तो इसके अंदर जो सेल्फ रियलाइजेशन है, इसमें ट्रेनिंग है और पीपल वांट टू लर्न मोर, और फिर आपकी क्या क्या जो ट्रेनिंग करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या बन जाती हैं। टीम मोटिवेशन के अंदर क्या है कि मोटिवेशन शुड आल्सो टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स, ठीक है। अब आपके पास जो आपकी मोटिवेशन है कि मोटिवेशन शुड आल्सो टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स, की जो आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो बेस कर रही होती है। अब हम उसके ऊपर वो किस तरीके से बेस कर रही होती है मोटिवेशन, ठीक है, कि मोटिवेशन शुड आल्सो टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स। टास्क ओरिएंटेड है, सेल्फ ओरिएंटेड है और इंटरेक्शन ओरिएंटेड है। टास्क ओरिएंटेड में क्या है, द मोटिवेशन फॉर डूइंग द वर्क इज द वर्क इटसेल्फ, कि जो आपके पास टास्क है, जो आपको काम दिया गया, जो आप इटसेल्फ कर रहे हैं, ठीक है, वो टास्क ओरिएंटेड है। कि द मोटिवेशन फॉर डूइंग द वर्क इज द वर्क इटसेल्फ। सेल्फ ओरिएंटेड क्या है, the work is a means to an end which is the achievement of individual goals, कि जिसके आपके individual goals हैं, individual objectives हैं, ठीक है, और example to get rich, to play tennis, to travel etc, ठीक है। ये आपके self oriented goals हैं, कि जो आपके अपने objectives हैं, जो आपकी अपनी life है, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, उसको किस तरीके से manage कर रहे हैं। Interaction oriented के अंदर क्या है, the principal motivation is the presence and action of co-workers. People go to work because they like to go to work, ठीक है। आपके पास ये जो इंटरेक्शन ओरिएंटेड है कि the principal motivation is the presence and action
of co-workers. People go to work because they like to go to work. तो अब ये हमारे पास एक टास्क ओरिएंटेड थी, एक सेल्फ ओरिएंटेड थी और एक हमारे पास इंटरेक्शन ओरिएंटेड थी। मोटिवेशन का जो बैलेंस है वो क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज दैट इंडिविजुअल मोटिवेशन आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच क्लास। ठीक है, कि जो आपके पास इंडिविजुअल मोटिवेशन होती है, ठीक है, वो जो आपकी मेड होती है वो आपकी हर क्लास के लिए मेड की जाती है। ठीक है, वो उसके जो गोल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके इंडिविजुअल होते हैं। तो इंडिविजुअल मोटिवेशंस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच क्लास। द बैलेंस कैन एक्सचेंज डिपेंडिंग ऑन पर्सनल सर्कमस्टेंसेस एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। कि जो आपका बैलेंस है वो एक्सचेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, के जो आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं और जो आपके एक्सटर्नल इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके ऊपर आपका बैलेंस जो है वो चेंज हो जाता है, वो उसके ऊपर आपका डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट, हाउ एवर पीपल आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड बाय पर्सनल फैक्टर्स बट आल्सो बाय बीइंग पार्ट ऑफ अ टीम एंड कल्चर। कि अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पीपल आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड, पीपल सिर्फ मोटिवेट नहीं होते बाय पर्सनल फैक्टर्स, जो उनके पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, बट आल्सो बाय बीइंग पार्ट ऑफ अ टीम एंड कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो चीज़ देख रहे हैं कि पीपल आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड बाय पर्सनल फैक्टर्स बट आल्सो बाय बीइंग पार्ट ऑफ अ टीम एंड कल्चर। सम पीपल गो टू वर्क बिकॉज दे आर मोटिवेटेड बाय द पीपल दे वर्क विद। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हम टीम मोटिवेशन में यूज़ करते हैं। अब हमने फर्स्ट डिस्कस किया था टीम बिल्डिंग। अगर हम थोड़ा सा बैक पे देखें, यहाँ पे हमने कहा था कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो उसमें टीम कंपोजिशन है, टीम को ठीक है क्वेश्चनएफ्स है, टीम कम्युनिकेशन है और टीम ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हमने इसमें जो टीम बिल्डिंग में क्या चीज़ देखी थी कि टीम कंपोजिशन देखी हमने, ये हमारे पास फैक्टर्स थे कंपोजिशन के। फिर हमने कोहेसिवनेस को देखा, फिर हमने कोहेसिवनेस को डिस्कस करने के बाद हम टीम कम्युनिकेशन के ऊपर आ गए, फिर अब हम टीम मोटिवेशन के ऊपर आ गए। तो हमने इसमें टीम मोटिवेशन देखी, टीम मोटिवेशन को डिस्कस करने के बाद हमने फिर मोटिवेशन बैलेंस देखा और मोटिवेशन बैलेंस के बाद अब हम आ जाते हैं टीम की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ जाते हैं कि जो टीम का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से है। ये आपका थर्ड पैरामीटर है कि जिसके अंदर आप अपनी टीम की ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि जो टीम की ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से है। ठीक है, वो आप किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, वो आपके पास टीम की ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमारे पास जो जेनेरिक टीम स्ट्रक्चर होता है इसमें एक ठीक है आपके पास डेमोक्रेटिक आपकी डिसेंट्रलाइज होता है जिसको हम डीडी कहते हैं, और इनोवेटिव होता है, और एक हमारे पास सीडी होता है कंट्रोल डिसेंट्रलाइज होता है, और एक हमारे पास सीसी होता है जो कंट्रोल सेंट्रलाइज होता है। तो एक कंट्रोल डिसेंट्रलाइज होता है, एक कंट्रोल सेंट्रलाइज होता है, और एक हमारे पास ठीक है आपके पास डीडी होता है। तो डीडी, सीडी एंड सी ये हम जो अपनी टीम को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो हम इन फैक्टर्स को देख रहे होते हैं, इन फैक्टर्स की बेस के ऊपर हम अपनी टीम को जो ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम आप ये देखें, हम इसके अंदर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डीडी से स्टार्ट करते हैं, यानी अब हम इन टीम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली जो जेनेरिक टीम स्ट्रक्चर हमने कहा कि देयर आर 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज दैट डीडी, सेकंड सीडी एंड थर्ड इज सीसी। तो हम अभी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डीडी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज इनोवेटिव जो है, देयर इज नो पैरामीटर लीडर। ठीक है, आप इसमें पहले तो देयर इज नो परमानेंट लीडर। आप ये देख रहे हैं कि ये आपकी टीम है, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। हम इन सबको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि देयर इज नो परमानेंट लीडर, यानी इसके अंदर कोई भी परमानेंट लीडर नहीं है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके चले, रन करे, इसकी मैनेजमेंट करे, इसको देखे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास कोई नॉट अ सिंगल वन, ऐसा कोई लीडर नहीं है कि जो इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रॉपरली लेके चले और इसको प्रॉपरली रन करें। टास्क कोऑर्डिनेटर्स आर अपॉइंटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दे रिप्लेस बाय अदर।
हम हर टास्क या हर मॉड्यूल के लिए एक आदमी या एक वर्कर उसके लिए अपॉइंट करते हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करता है, उसके बाद वो चला जाता है। फिर दूसरे टास्क के लिए हम दूसरा वर्कर अपॉइंट करते हैं, वो एक टास्क कंप्लीट करता है और फिर वो चला जाता है। तीसरे के लिए हम तीसरा करते हैं, चौथे के लिए हम चौथा करते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अमंग द टीम मेंबर्स, के जो आपकी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके तमाम वो आपकी किस तरह हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 पैरामीटर्स आ गए कि एक तो ये कि देयर इज नो परमानेंट लीडर, सेकंड इज टास्क कोऑर्डिनेटर आर अपॉइंटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड देन रिप्लेस्ड बाय अदर्स। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अमंग द टीम मेंबर्स, के जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, आपके जितने भी है वो आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो उनके बिटवीन होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो आप देखेंगे क्या है कि लेफ्ट साइड पे द टीम, और ये आपके पास टीम में आप देख रहे हैं क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं। नंबर 1 इज दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखें उस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन हैं, क्या क्या मैथडोलॉजीज हैं, पूरे प्रोजेक्ट के कितने मॉड्यूल बनाए हैं आपने, हर मॉड्यूल में कितनी एक्टिविटीज रखी हैं आपने, ठीक है, हर एक एक्टिविटी के अंदर आपने कितने टास्क रखे हैं, हर टास्क के अंदर आपने सब टास्क किस तरह रखे हैं, उनकी इंटीग्रेशन किस तरह की करनी है आपने, उनको लिंक किस तरह करना है, उन तमाम टास्क को आपने 1 बाय 1 एग्जीक्यूट किस तरह करना है। ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेस में देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है हम उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और किन किन पैरामीटर्स को देख के उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन आपके पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। देखें आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं एक डिफेंस मिसाइल की बात कर रहा हूँ, तो अगर हमने एक मिसाइल लॉन्च करना है तो उसमें भी हमारी आर्मी की क्या है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह का वो चाहते हैं। हमने एक कार डिज़ाइन करनी है तो कार की भी पूरी की पूरी आपकी स्पेसिफिकेशन है कि कार किस तरह की होनी चाहिए, पेट्रोल पे होनी चाहिए, डीजल इंजन होना चाहिए, उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, सीट्स कितनी होनी चाहिए, किस तरह का उसका डिज़ाइन होना चाहिए। हम अब बात करते हैं हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन करनी है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए हमें कितने मॉड्यूल चाहिए, कौन कौन से लोगों ने किस तरह काम करना है, ये हम सारी की सारी जो चीज़ें गेट कर रहे होते हैं ये हम अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के मॉड्यूल में गेट कर रहे होते हैं। अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली नहीं दी तो आपका जितना भी सॉफ्टवेयर है वो भी सारे का सारा आपका जो फेल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप जो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, जो डिज़ाइन बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कर रहे हैं। अब अगर आपके पास उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो भी स्पेसिफिकेशन है वो कितनी है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आप देखते हैं अपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के मॉड्यूल में। तो जो आपकी टीम है हम इसके ऊपर देख रहे हैं। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये पूरी की पूरी टीम है कि जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है। सेकेंड इज जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है कि आपके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन तमाम की स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है। यानी अब मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो जब तक मैं राइट स्पेसिफिकेशन फाइंड नहीं करूंगा, जब आपके पास स्पेसिफिकेशन आ जाती है, हाँ जी आपके पास आपने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है उसकी ये स्पेसिफिकेशन है, आपने इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो फिर उन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं। अब डिज़ाइन आपका उसके बहुत से मेथड हैं कि आपने किस तरह का डिज़ाइन बनाना है, तो उन रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर आपकी रिक्वायरमेंट ठीक है तो आपका डिज़ाइन भी ठीक बन जाएगा। जब आपका डिज़ाइन बन जाएगा तो फिर उस डिज़ाइन की बेसिस के ऊपर हमने उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब क्योंकि किसी भी बिल्डिंग का देखिए, आपने अगर एक घर बनाना है तो उसका एक मैप है, एक डिज़ाइन है, कितने बेडरूम्स होंगे, ठीक है, कवर्ड एरिया कितना है, वॉशरूम्स कितने होंगे, किचन का साइज़ क्या होगा, बेडरूम का साइज़ क्या होगा, ये आपका डिज़ाइन है। वंस यू मेक अ गुड डिज़ाइन तो आपका घर ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर आपका डिज़ाइन ही अच्छा नहीं है, आपने डिज़ाइन ही सही नहीं बनाया, तो जो आपका घर है वो भी ठीक नहीं बनेगा। तो डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर का
आप जब तक प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बना सकते तब तक आप सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली अच्छा सॉफ्टवेयर बिल्ड नहीं कर सकते। डिज़ाइन के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि जो आपका है कि आप उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। अब आपने डिज़ाइन तो बना दिया, अब आप बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की कि जो आपका डिज़ाइन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है, किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन है उस डिज़ाइन के ऊपर। जब आप क्योंकि आपने उस डिज़ाइन को इस डिज़ाइन को लेना है और फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर देना है कि ठीक है ये डिज़ाइन है और ये इसके ऊपर मैंने इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह की है, और फिर क्योंकि अगर डिज़ाइन सही नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन भी गलत होगी, अगर आपका डिज़ाइन ठीक होगा तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक होगी, अगर डिज़ाइन ही गलत है तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन भी गलत, सब कुछ गलत है, और फिर लास्ट में आप उसको टेस्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी टीम की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो वो काम कर रही होती है, वो इस तरीके से काम कर रही होती है कि मैनेजमेंट, देन रिक्वायरमेंट्स, देन डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंट, देन टेस्टिंग। अब आपके पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है, जिसको हमने ये जो है अभी हम डीडी को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हम देखें कि ये टीम थी और ये आपके पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है जिसमें हमने एक्सपी टीम कही है। इसमें हम क्या कहते हैं कि देयर इज नो परमानेंट लीडर। हमने यहाँ भी क्या कहा कि देयर इज नो परमानेंट लीडर, ठीक है। प्रोग्रामर्स आर वर्किंग इन पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे टास्क कोऑर्डिनेटर आर अपॉइंटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस, और ये यहाँ पे जो आपके प्रोग्रामर्स हैं वो पेयर्स में काम कर रहे होते हैं, दो लोग एक मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं, एक एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, वो पेयर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। दो प्रोग्रामर्स मिलके एक टास्क कर रहे हैं, फिर अगले दो प्रोग्रामर मिलके दूसरा टास्क कर रहे हैं। टेक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोग्रामर्स दैट आर डेवलप, कि वो अपनी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो उन्होंने डेवलप किए होते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अमंग द टीम मेंबर्स, कि उनकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो हॉरिजॉन्टली हो रही है आपस में उन तमाम टीम मेंबर्स की। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो स्टेप्स हैं आप देख रहे हैं कि एक तो हम इसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक हम अपनी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, और एक हम जितने भी आपके प्रोग्रामर्स हैं वो आपके पेयर्स में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी टीम की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब अपनी टीम को आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अपने उस लोड को आगे लेके चलते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग थी कि हम अपनी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को किस तरीके से जो है लेके चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ देखें कि इनमें एक और भी डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके बाद ये तीन सेम है, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, फिर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। तो इसके अंदर एक ये भी डिफरेंस है कि यहाँ पे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं, फिर आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, फिर आप डिज़ाइन पे जा रहे हैं। ये टेक्निक ज़्यादा बेहतर है फर्स्ट वाली, जिसको हम डीडी कह रहे हैं, जिसमें इनोवेटिव है। उसकी वजह ये है कि इसमें देखें प्रोजेक्ट मैनेज कर आपने देखा कि हमने इस तरह मैनेज करना है, फिर आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स ली, फिर डिज़ाइन पे गए, फिर इम्प्लीमेंटेशन पे गए, फिर आप टेस्टिंग के ऊपर गए, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की, फिर आपने उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, फिर आपने उसका डिज़ाइन किया, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर आप उसको टेस्टिंग की तरफ लेके गए हैं। तो यहाँ पे जो बस है कि पुट अ बंच ऑफ टैलेंटेड क्रिएटिव डेवलपर्स अवे फ्रॉम द मदरशिप ऑफ साइड लिटरली, ठीक है, ठीक है। प्रोस क्या है इसके, क्रिएट हाई ओनरशिप एंड बाय इन, और कौन क्या है इसके कि लिटिल विजिबिलिटी इनटू टीम प्रोग्रेस, ठीक है, कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है। एप्लीकेबल एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स नीडिंग क्रिएटिविटी नॉट ऑन वेल डिफाइंड और नैरो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उनके ऊपर हम इनको डिप्लॉय नहीं कर सकते, इनको रन नहीं कर सकते, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब हम आ जाते हैं सीडी के ऊपर आ जाते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है सीडी।
CD क्या है कि ये हमारे पास कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड है। CD मीन कंट्रोल डिसेंट्रलाइज। अब इसमें हम इसको पहले इनके पैरामीटर्स देखते हैं कि कंट्रोल जो आपके पास है कंट्रोल डिसेंट्रलाइज, ये किस तरीके से हो रहा है कि देयर इज अ डिफाइंड लीडर, कि आपके पास एक प्री डिफाइंड लीडर है कि दिस इज योर बॉस, दिस इज योर प्रोजेक्ट मैनेजर, दिस इज मैनेजर, दिस इज योर GM, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्री डिफाइंड, ठीक है, दिस इज अ डिफाइंड लीडर। टीम लीडर जो है वो कोऑर्डिनेट स्पेसिफिक टास्क एंड सेकेंडरी टास्क कोऑर्डिनेट सब टास्क। जो टीम लीड्स हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपके जितने भी टास्क हैं, ठीक है, जो आपके सेकेंडरी टास्क हैं, जो बाकी टास्क हैं, वो सारे के सारे आपके टीम लीड जो है साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अमंग सब ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, के आपके जितनी भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है वो आपकी होती है अमंग सब ग्रुप्स में और इंडिविजुअल्स में। वर्टिकल कम्युनिकेशन अमंग द टास्क कोऑर्डिनेटर्स एंड द टीम लीडर्स, के आपकी जितनी भी वर्टिकल कम्युनिकेशन है, जितने भी आपके टास्क कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने आपके टीम लीडर्स हैं, वो उनके बिटवीन होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, डिजाइनर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और प्रोग्रामर्स के साथ भी। यानी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर 3 बड़ी कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो वो इंजीनियर्स हैं कि जो उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स फाइंड कर रहे हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या क्या, यानी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फेस है वो सारे का सारा फाइंड कर रहे हैं। यानी ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ये 3 मॉड्यूल्स के ऊपर बेस करता है। वन इज दैट रिक्वायरमेंट engineers, second is that designers and third is that programmers। तो ये आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं। अब जो आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स वाले हैं अब वो क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके, ठीक है, वो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशन है वो देख रहे हैं। अब यानी ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये इससे बेस हो रहा है रिक्वायरमेंट इंजीनियर, ये फाइंड कर रही है स्पेसिफिकेशन कि जो आपने एक प्रोडक्ट बनानी है या आपने जो एक सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, किस तरीके से बनानी है। देन आपके पास जो डिज़ाइनर्स हैं, ये 2 तरह के डिज़ाइनर्स हैं, एक आपका हाई लेवल डिज़ाइन है और एक आपका डिटेल डिज़ाइन है। ये जो आपका डिज़ाइनर है ये आपके 2 टाइप्स के डिज़ाइनर्स हैं, एक आपका हाई लेवल डिज़ाइन है और एक आपके पास डिटेल डिज़ाइन है। तो ये जो डिज़ाइनर है, ठीक है, ये इसके डू है कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, जो आपका हाई लेवल का डिज़ाइन है वो भी डिज़ाइन, फिर उसकी डिटेल डिज़ाइन के उसके अंदर सब मॉड्यूल्स कितने होंगे, उसके अंदर एक्टिविटीज़ कितनी होंगी, उसके अंदर टास्क कितने होंगे, ठीक है, वो जितनी भी उसकी सब डिज़ाइनिंग है वो भी आपकी इसी में आएगी। तो जो आपके डिज़ाइनर्स हैं ये बेसिकली काम कर रहे होते हैं हाई लेवल डिज़ाइनिंग के ऊपर और आपकी डिटेल डिज़ाइनिंग के ऊपर। अब आपके जो प्रोग्रामर्स हैं वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। जो डिज़ाइन आ गया उस डिज़ाइन की जितनी भी कोडिंग है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने मॉड्यूल बनते हैं, जितनी चीज़ें बनती हैं, उन तमाम मॉड्यूल्स की जो है उस डिज़ाइन की बेस के ऊपर वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो उसकी टेस्टिंग भी करते हैं कि जो मॉड्यूल उन्होंने बनाए हैं क्या उसकी टेस्टिंग ठीक हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के साथ भी जो उस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है वो भी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी भी मैनेज कर रहा है कि वो क्वालिटी मैनेजमेंट भी देख रहा है कि वो क्वालिटी कि जो उस पूरे प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हो रही है, वो किस तरीके से मेजर हो रही है। अगर आप देखें तो क्या देयर इज अ डिफाइंड लीडर, जबकि बैक पे क्या था, देयर इज नो परमानेंट लीडर, देयर इज नो परमानेंट लीडर। यहाँ पे हमने क्या कहा इसके अंदर कि देयर इज अ डिफाइंड लीडर, आपके पास एक लीडर है जो प्री डिफाइंड है। टीम लीडर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क एंड सेकेंडरी टास्क, जो सब टास्क हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अमंग सब ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, जितनी भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है वो सब ग्रुप्स में है और आपके इंडिविजुअल्स के अंदर है। वर्टिकल कम्युनिकेशन अमंग द टास्क, जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है द टास्क कोऑर्डिनेटर एंड द टीम लीड, के जो भी आपके टीम लीड्स हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं उन
उनके बिटवीन जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। तो ये हमारे पास जो पूरी टीम की ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है SWOT सीडी के जो आपके स्पेशल वेपन्स, ये बेसिकली SWAT स्टैंड फॉर के स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स जो है ये क्या क्या है। इसमें हमारे पास स्किल्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी, ए टीम ऑफ मोटिवेटेड वेल ट्रेन्ड एक्सपर्ट who can work together well and get build out quickly, ठीक है, turn the team loose on a problem or skill tightly match goal, members often work together। इसमें आपके एग्जांपल है आपके पास Oracle, VB, GED एंड प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास एक तो जो स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स होते हैं, टैक्टिक्स जो है वो किस तरह के हैं, और जो आपकी मैनेजमेंट टीम है वो किस तरह की है, वो इस सारे को किस तरीके से लेके मैनेज कर रही है, किस तरीके से कर रही है। कि जो आपके पास मैनेजमेंट टीम है इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और एक क्वालिटी मैनेजमेंट है, ठीक है। जबकि इसमें हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन भी आ गई, हाई लेवल डिज़ाइन आ गया, देन डिटेल डिज़ाइन आ गया। एक तो आपका जितना भी जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका जो हाई लेवल का जो आपका डिज़ाइन है उस पूरे प्रोजेक्ट में का, तो वो एक तो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई, एक आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट हो गई, एक आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गई और उसका हाई लेवल का डिज़ाइन हो गया। फिर आपके पास उसका डिटेल, जितना भी उसका डिटेल डिज़ाइन है वो आ गया। डिटेल डिज़ाइन के बाद जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो आ गई और फिर आपने उसकी जो टेस्टिंग की है फिर आपके पास वो आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास एक आपका हाई लेवल डिज़ाइन हो गया, एक आपका डिटेल डिज़ाइन हो गया, एक आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई और एक आपके पास टेस्टिंग हो गई। हम इस तरीके से अपने पूरी टीम की ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी मैनेजमेंट होती है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशन है, आपकी हाई लेवल आपकी डिज़ाइनिंग है, आपकी डिटेल डिज़ाइनिंग है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन है और आपकी टेस्टिंग है। इस तरीके से आप अपनी पूरी टीम को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो CC है, जो हमारे पास कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, कि कंट्रोल सेंट्रलाइज के अंदर क्या है, ये जो आपके पास है ये आपके पास कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है। हम अभी इसको डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल सेंट्रलाइज आपके पास किस तरीके से होती है। टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग कि जितनी भी आपकी टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होती है। इंटरनल टीम कोऑर्डिनेशन इज मैनेज बाय द टीम लीडर, जितनी भी आपकी इंटरनल होती है ये सबसे बेस्ट है, आप इसको बेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपकी एक पूरी आपकी हायरार्की है। तो जो सबसे बेस्ट है ये प्रैक्टिकल है, ये जिसको हम अपने रियल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है CC, जिसको हमने कंट्रोल सेंट्रलाइज का है, कि जितनी भी आपकी टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सारी की सारी इसमें होती है। इंटरनल टीम की कोऑर्डिनेशन इज मैनेज बाय द टीम लीडर, जितनी भी आपकी इंटरनल टीम है उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो आपकी टीम लीडर से मैनेज होती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम लीडर एंड टीम मेंबर्स, जो आपकी वर्टिकल कम्युनिकेशन है वो आपकी टीम लीडर और टीम मेंबर्स के थ्रू होती है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, इस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर देयर आर 3 टाइप्स, 3 अदर मैनेजर्स। वो कौन कौन सी हैं, एक आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का मैनेजर है, एक आपके पास रिक्वायरमेंट्स का मैनेजर है और एक आपके पास टेक्निकल टीम लीडर है। अब टेक्निकल टीम लीडर के अंदर जो है इसके अंदर डिफरेंट लोग आ रहे हैं। एक आपके पास उस सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग करेगा, जो सॉफ्टवेयर को बना रहा है, ठीक है, वो आ रहा है। जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट है, जो उसका आर्किटेक्चर बनाएगा, उसको डिज़ाइन करेगा, वो है आपका प्रोग्रामर है और आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या यूजिबिलिटी एक्सपर्ट है, ठीक है। तो अब आप देखें ये एक सेंट्रलाइज्ड मेथड से हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बैक पे जाएं तो आप ये देखें कि हमारे पास CD के अंदर क्या था कि ये कंट्रोल डिसेंट्रलाइज था। इससे पहले अगर हमने क्या देखा था, ये आपके पास, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज था जिसको हमने DD कहा था। DD के बाद हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की तरफ चले गए जिसको हमने DD कहा, ठीक है, और फिर हमने इसके बाद कंट्रोल सेंट्रलाइज पे चले गए जिसको हमने CD कहा, कि जो आपके पास
कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है वो आपके पास CD था, और फिर हमने ये कहा कि हमारे पास CC है जो आपके पास कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है। तो आप ये देखें कि जो सबसे बेस्ट डिज़ाइन रहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके अंडर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, उसके अंडर आपका रिक्वायरमेंट मैनेजर, उसके अंदर आपके पास टेक्निकल टीम लीडर, और इन टेक्निकल टीम लीडर के अंदर आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या यूजिबिलिटी एक्सपर्ट, आपका प्रोग्रामर के उसने उसका यूजर इंटरफेस किस तरह का बनाना है, उसका GUI किस तरह का होगा, वो सारा आपके पास इसमें आ जाएगा। फिर आपका जो प्रोग्रामर है उसकी जो है ठीक है, उसकी जितने भी आपने मॉड्यूल बनाने हैं, जिस तरह उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, वो उसका जो आर्किटेक्ट है कि ठीक है वो कौन सा है, किस तरह उसको बनाएगा, उसका टेस्टर है कि उसकी टेस्टिंग किस तरीके से होगी। तो हम इस तरीके से अपने पूरे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं अपनी रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। अब इसके अंदर देन आपके पास जो इसमें CC है कि जो आपके पास चीफ प्रोग्रामर टीम है, ठीक है, जिसको हम CC कहते हैं कि आपके पास चीफ प्रोग्रामिंग जो आपके पास है कि चीफ प्रोग्रामर टीम जो है ये क्या काम कर रहा होता है कि बिल्डिंग द टीम अराउंड अ हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड चीफ प्रोग्रामर। जो हाईली स्किल्ड होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको हम चीफ प्रोग्रामर कहते हैं। Other team members provide technical and non-technical support from the chief programmer। कि जो बेसिकली जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, हम जहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल की सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम अपना जितना भी काम करवा रहे होते हैं वो CC जो एक होता है CCT, वो क्या है कि चीफ प्रोग्रामर है, ठीक है। अब इसका काम क्या है आपके पास, बिल्डिंग द टीम अराउंड आ हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस, इसके अंदर क्या है जी, बिल्डिंग द टीम अराउंड हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस चीफ प्रोग्रामर। अदर टीम मेंबर्स प्रोवाइड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सपोर्ट फॉर द चीफ प्रोग्रामर। अभी देखेंगे आपके पास चीफ प्रोग्रामर्स है, इसके अंडर आपका बैकअप इंजीनियर भी आ रहा है, टेक्निकल स्टाफ भी आ रहा है। इनको जितनी भी प्रोवाइड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सपोर्ट, यानी जितनी भी इनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, नॉन टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई गाइडेंस लेनी है, कोई इशू है, तो वो सारी की सारी वो किससे लेंगे कि जो आपका चीफ प्रोग्रामर है वो सारी की सारी आपकी उससे लेंगे। ये आप देखें कि ये आपके पास जो चीफ प्रोग्रामर है, जो सॉफ्टवेयर जो आपका सॉफ्टवेयर लाइब्रेरियन है वो भी सेल्फ प्लेयर है, जो आपका स्पेशलिस्ट है इशूज़ हैं वो भी सेल्फ प्लेयर है, और इसके अंदर आपके पास बैकअप इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, और आपके जितने भी टेक्निकल स्टाफ है वो भी सारे सारा इसके अंडर आ रहा है। अब आपके पास जो इसके इश्यूज हैं कि चीफ प्रोग्रामर जो टीम है फ्रॉम IBM इन 70s, ठीक है, सर्जिकल टीम है, पुट्स आ, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास 1970s की बात है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें हमने क्या कहा कि अदर देन स्पेशलाइज अराउंड हिम, इसमें आपके पास बैकअप प्रोग्रामर आ जाएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, टूल्स में आ जाएगा, लैंग्वेज लायर आ जाएगा। इश्यूज क्या क्या होते हैं इसके अंदर कि डिफ़िकल्ट टू अचीव और ईगो इश्यूज हैं, कैन बी अप्रोप्रिएट फॉर क्रिएटिव प्रोजेक्ट और टेक्निकल एग्जीक्यूशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब फ्यूचर टीम क्या है कि जो आपके पास नेक्स्ट है, ठीक है, वो आपके पास फ्यूचर टीम है, वो क्या है कि डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम मैनेजमेंट एटसेट्रा अरेंज इन ट्रेडिशनल हायरार्किकल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अब जो आपके पास फ्यूचर टीम है, फ्यूचर टीम जिसको हम CC कहते हैं, कि ये क्या चीज़ करती है, ये डेवलपमेंट करती है आपकी क्वालिटी एश्योरेंस की, ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन करती है, ये आपकी प्रोग्राम मैनेजमेंट करती है, ये इस तरह के जितने भी आपकी हायरार्किकल रिपोर्टिंग है, जितने भी स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ देखती है। लेड ऑन टॉप ऑफ दिस आर टीम that draw one or more members from each of these groups and are given responsibility for a chunk of the product's functionality, example, graphing, etc., etc., etc. Empowerment या accountability and balance, ठीक है। थर्ड जो आपके पास क्या है, वो आपके पास empowerment है, आपकी accountability है, और आपका जो balance है ये आपके पास है, और ये बेसिकली यूज होती है appropriate for
प्रॉब्लम रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट्स, जितने भी आपके जिन जिन प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आपके होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये टेक्निक बेस्ट है, ये ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं कि फैक्टर्स इफेक्टिव टीम ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने आज का जितना भी जो लेक्चर देखा है उसकी अगर हम समरी देखें तो हमने ये 3 मेथड देखे थे, DD, CD एंड CC। अगर हम बैक पे जाएं तो हमने क्या कहा था कि DD, CD एंड CC, फिर हमने इसमें DD को, फिर हमने यहाँ पे हमने इसको DD को डिस्कस किया, फिर इसको डिस्कस करने के बाद फिर हमने CD को डिस्कस किया, CD को डिस्कस करने के बाद हमने CC को डिस्कस किया, और CC को डिस्कस करने के बाद ठीक है हमने अब इसका एक पूरा कंप्लीट चार्ट बनाया है। हमें ये पता चल जाए कि किसके अंदर क्या चीज़ है, अगर हमने कौन सा मॉडल या कौन सी मेथोडोलॉजी कहाँ पे अप्लाई करनी है। अब आप देख रहे हैं कि ये आपके DD, ये जो 3 मेथड हमने डिस्कस किए हैं, DD, CD, CC। अब इसके क्या है, हमने पैरामीटर्स देखे हैं कि वो उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, उसका साइज़ क्या है, टीम की लाइफ टाइम क्या है, मॉडुलरिटी क्या है, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी क्या है, डेडलाइन क्या है, और कम्युनिकेशन क्या है। तो DD के अंदर जो आपका है ये आपका हाई है, साइज इसका स्मॉल है, ये लॉन्ग है, ये लो है, ये भी लो है, ये लॉन्ग है, ये लो है। CD के अंदर आपका ये लो है, ये आपका लार्ज है, ये आपके पास शॉर्ट है, ये आपके पास यहाँ पे हाई है, ये भी हाई है, ये शॉर्ट है और ये भी हाई है। CC के अंदर क्या है, ये आपका लो है, ये लार्ज है, ये शॉर्ट है, ये हाई है, ये भी हाई है, ये शॉर्ट है, ये हाई है। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था, ठीक है, इसमें हमने इन तमाम टेक्निक्स को देखा, तमाम मेथड्स को देखा। इंशाअल्लाह ताला इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।